तलपत्ती नदी, जो शक्तिशाली रायमंगल नदी से शुरू होती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन दो नदियों के बीच तलपत्ती द्वीप स्थित था। ये द्वीप मुख्य रूप से घने जंगल से ढका हुआ था, जिसमें जलमार्गों के साथ केवल कुछ उजागर रेतीले नदी के किनारे दिखाई देते थे। ये द्वीप बूरी गोलोनी रेंज कार्यालय के दक्षिण में स्थित था। वन विभाग की नाव, जो संसाधन निष्करण की निगरानी और मछुआरों, लक्कड़हारों और शहद इकट्ठा करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी, वह द्वीप से कम 10 मील की दूरी पर रहती थी। द्वीप के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। हर दिन खुलना से कई बोट्स और ट्रॉलर यहां आते थे। मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, उन्हें नाव पर बड़े बर्फ से भरे कंटेनरों में रखते थे और फिर उन कंटेनरों को खुलना शहर वापस भेज दिया जाता था। साथ ही मवाल, जिन्हें हनी कलेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, पेड़ों से शहद इकट्ठा करते थे और इसे अपनी नावों पर बड़े जार में जमा करते थे। 1 महीने के बाद जब वे पर्याप्त शहद एकत्र कर लेते थे, तो वे बूरी गोलिनी रेंज कार्यालय जाते थे, जहां से शहद को ढाका और बांग्लादेश के अन्य क्षेत्रों में वितरित किया जाता था। अप्रैल 1964 में तलपति में आदमखोर बाघ का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। एक के बाद एक लोग बाघ का निवाला बने जा रहे थे। द्वीप पर लगभग 300 मछुआरे और बवाली रहते थे। नरभक्षी बाघ अपने पहले शिकार को नहीं छीन सका, जो एक मवाल यानी एक हनी कलेक्टर था, लेकिन उसने उसे आसानी से जाने भी नहीं दिया था और बाघ अपने शिकार को वापस पाने के लिए एक आश्चर्यजनक लड़ाई के लिए वापस आया था। दोपहर से ठीक पहले 3 मवाल एक देवधर के पेड़ के नीचे खड़े थे, जहां जमीन से थोड़ा ऊपर एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता था। उन तीनों लोगों ने पत्तियों का एक बंडल बांधा और उसमें आग लगा दी ताकि उसमें से धुआं निकल सके। जब धुएं ने मधुमक्खियों को छत्ते पर से हटा दिया, तो उनमें से एक आदमी छत्ते को काटने और उसमें से शहद निकालने के लिए ऊपर पेड़ पर गया, जबकि अन्य दोनों व्यक्ति नीचे खड़े थे और उनके हाथों में एक आरी और एक कंटेनर था, जिसे वे पेड़ पर मौजूद व्यक्ति को देते और फिर उसमें शहद भर जाने के बाद एक रस्सी की मदद से उसे नीचे उतारते। पेड़ पर चढ़े आदमी ने शहद को कंटेनर में डाला और उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारा। फिर नीचे आके वो अपने दोनों दोस्तों के साथ जुड़ गया। तभी अचानक बाघ ने बहुत करीब से उनमें से एक पर छलांग लगा दी थी। वे तीनों एक साथ नीचे गिर गए। बाघ उस आदमी पर कूद पड़ा जो आरी और कंटेनर पकड़े हुए था। अन्य 2 लोग एक तरफ गिर गए, लेकिन अगले ही पल वे उठे और उन्होंने सबसे अकल्पनीय काम किया। उन्होंने अपने हाथों में लाठी ली और उससे बाघ को मारना शुरू कर दिया। बाघ उनके साथी को मुंह में लेकर वहीं खड़ा था और बाकी के 2 लोगों पर गुर्राने लगा। लोगों ने लाठी की तीखी धार से बाघ को मारा। जरा कल्पना कीजिए कि ये शहद इकट्ठा करने वाले लोग खड़े होकर उस बाघ को लाठी से मार रहे थे, जो उनसे सिर्फ 3-4 गज की दूरी पर खड़ा था और उन पर गुर्रा रहा था। लेकिन एक समय पर उनकी दृढ़ता रंग लाई, जब बाघ ने अपने शिकार को नीचे गिरा दिया था और वहां से भाग गया था। ये तीनों आदमी एक साथ थे और फिर दूसरी ओर चले गए थे। दुर्भाग्यशाली शहद इकट्ठा करने वाला अभी मरा नहीं था और उसके सिर और गर्दन से काफी खून बह रहा था। बाकी शहद इकट्ठा करने वाले जो उस समय नाव पे थे, उन्होंने उसे पकड़ा और वापस उसे नाव पर ले आए। जब नाव तैरने के लिए तैयार थी, तभी उनमें से एक मवाल अचानक से चिल्लाया, बाघ बाघ। जंगल में कुछ ही हाथ की दूरी पर बाघ अपनी खाल पर अपनी पूंछ से चाबुक मारता हुआ अपने छोड़े गए शिकार को लेने के लिए फिर से आ गया था और उसने जोर से छलांग लगा दी। एक साथ चिल्लाते हुए सभी आदमियों ने अपने हाथों में लकड़ियां उठा ली और बाघ का विरोध करने लगे। जब बाघ कुछ फीट पीछे हटा और फिर से धाड़ने लगा, तब वे किसी तरह नाव को चलाने में सफल रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने साथी को बचाने के लिए मवालों द्वारा किए गए प्रयास सफल नहीं हुए और उस घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के 7 दिन बाद शहद इकट्ठा करने वालों का एक और समूह उसी इलाके के पास गया था।
वे आदमखोर बाघ के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वे वहां जल्दी में गए थे और उन्हें अन्य शहद इकट्ठा करने वाले नहीं मिले थे जो इस बाघ के बारे में जानते थे। साथ ही सुंदरबन में हर समय संवाद करना आसान नहीं होता है। वे रात में मौके पर पहुंचे और सुबह होते ही उनमें से 6 लोग शहद इकट्ठा करने के लिए एक ढकी हुई नाव में जंगल में चले गए। सुबह से दोपहर तक वे मधुमक्खियों के छत्ते ढूंढते रहे और जंगल में और भी गहरे जाते गए। दोपहर तक उन्होंने बिना रुके शहद इकट्ठा कर लिया था। फिर वे नाव पर वापस आए। उन्होंने अपना दोपहर का भोजन किया, कुछ तंबाकू खाया और फिर अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए जंगल में लौट गए। दोपहर 4 बजे के आसपास 2 से 3 बड़े मधुमक्खी के छत्ते काटने के बाद उनमें से एक आदमी पेड़ के ऊपर एक छत्ते को काट रहा था और शहद को कंटेनर द्वारा नीचे उतार रहा था, जबकि अन्य शहद इकट्ठा करने वाले इसे अपने अपने कंटेनरों में डालने के लिए नीचे इंतजार कर रहे थे। जब सभी शहद इकट्ठा करने वालों ने अपने अपने डब्बों में शहद को डाल लिया था, तो वे इसे सुरक्षित रूप से रखने के लिए अपनी नाव की ओर चले गए। जब बोट किनारे से सिर्फ 50 गज की दूरी पर थी, अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई गई और फिर बाघ ने पेड़ पर बैठे आदमी पर झपट्टा मारा। बाघ की दहाड़ सभी ने सुनी और तुरंत जंगल के अंदर बैठे आदमी से कुछ जवाब पाने के लिए कू 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 पुकारने लगे। उन्होंने उसका नाम हुसैन अली भी चिल्लाया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब दूसरे शहद इकट्ठा करने वालों को हुसैन अली से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और वे धीरे धीरे जंगल की ओर वापस चलने लगे थे। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदमी की आरी और उसका डब्बा जमीन पर पड़ा था और पेड़ के नीचे बहुत सारा खून और बाघ के पैरों के निशान थे। उन्होंने जल्दी से हनी कलेक्टर्स के एक अन्य समूह को बुलाया और वे सभी उस शहद इकट्ठा करने वाले को बचाने के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे जाकर उन्हें उस आदमी की लूंगी मिली, लेकिन आगे बढ़ना अब संभव नहीं था, क्योंकि शाम होते होते जंगल में अंधेरा होने लगा था। सभी शहद इकट्ठा करने वाले बूरी गोलिनी वन कार्यालय गए और वहां उस व्यक्ति की मृत्यु को दर्ज करवाया। वन विभाग के अधिकारियों ने शिकारियों को तलपत्ती भेजने का इंतजाम किया। उस समय द्वीप पर मछुआरे मछली पकड़ने में व्यस्त थे और पवाली लकड़ी काटने में व्यस्त थे, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और शिकारियों के वहां पहुंचने से पहले आदमखोर बाघ ने द्वीप में 2 और लोगों को अपना शिकार बना लिया था। शिकारी तलपत्ती द्वीप के चारों ओर गए और उन्होंने सभी लोगों को चेतावनी दी कि किसी भी बाघ के देखे जाने पर या कहीं कुछ भी होने पर तुरंत उन्हें सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन सैकड़ों मददगारों और कुशल शिकारियों की मौजूदगी के बावजूद कई मछुआरे बवाली और मवाल ने तलपत्ती द्वीप को बाघ की दहशत की वजह से छोड़ना शुरू कर दिया था। शिकारी बाघ द्वारा उठाए गए लोगों में से एक के शव को जंगल से बाहर निकालने में सफल रहे थे। घटनाओं की तीव्रता से पूरे द्वीप में बहुत भय फैल गया था। बाघ एक के बाद एक गांव वालों को अपनी चपेट में लेने लगा था। कुछ हमलों ने इस आदमखोर की चालाकी और इसके शिकार करने के क्रूर तरीकों को साबित किया था। सुबह सुबह 2 भाई खाल के पास एक ऊंचे पेड़ के पास मछली पकड़ने गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा जो जमीन से थोड़ा ऊपर था, लेकिन उसमें बहुत सारा शहद था, इसलिए उन्होंने उसे काटने का फैसला किया। एक भाई मशेटी लेने के लिए नाव की तरफ वापस चला गया, जबकि दूसरा भाई पेड़ पर चढ़ गया था और अपनी टांगे शाखा से लटकाकर बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पर वार किया। असल में बाघ ने चुपचाप उसे पकड़ लिया था और शाखाओं के कारण वह उस तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने उसके लटके हुए पैरों में से एक पर वार किया, जिससे कि वह पेड़ से नीचे गिर जाए। लड़का तुरंत एक हाथ से शाखाओं को और दूसरे हाथ से अपने पैर के ढीले मांस को पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, बाघ बाघ। सुनसान जंगल में दूर से भी बाघ को देखकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है और खून जम जाता है, लेकिन ये तो एक आदमखोर था। बाघ ने एक भाई पर हमला कर दिया था। घायल भाई पेड़ पर बैठा था और बाघ पेड़ के नीचे बैठा था।
घायल अवस्था में उसने अपने भाई को आवाज लगाई जो नाव की तरफ जा रहा था। अपने भाई को बाग बाग चिल्लाते हुए सुनकर दूसरे भाई ने अपनी छड़ी और आरी नीचे रख दी और जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। दूसरी तरफ बाघ, जो अपने शिकार को पेड़ से नीचे लाने में विफल रहा था, वह पेड़ के नीचे बैठ गया था और पेड़ पर बैठे उस आदमी की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि वह थोड़ा नीचे आए और वह उसे पकड़ सके। उसके पैर से बहुत खून बह रहा था, इसलिए खून को रोकने के लिए और घाव को सुरक्षित करने के लिए आदमी ने अपने पैर पर गमछा बांधा। फिर उसने अपने भाई को पुकारा और कहा कि बाघ मुझे नहीं ले जा सका, मैं ठीक हूं, तुम मेरे पास मत आओ, खाल में जाओ, वहां दूसरे लोग हैं, उन्हें लेके आओ, अकेले वापस मत आना। यह एक बहुत बहादुरी भरा प्रयास था। धरती पर सबसे खतरनाक जानवर बाघ, और वह भी एक आदमखोर जो तुम्हें मारने और खाने के लिए इंतजार कर रहा था, और सभी खतरों के बावजूद आदमी ने अपने भाई को उसके पास आने के लिए नहीं कहा। ये एक असाधारण साहस का उदाहरण है। अब यहां दूसरे भाई के बारे में जरा सोचिए, जो पेड़ से नीचे उतरा और मदद लाने के लिए खाल में गया था, ये जानते हुए भी कि उसके पास से सिर्फ 15 गज की दूरी पर एक जानवर था जो आसानी से उसकी जान ले सकता था। छोटे भाई ने किनारे पर जाकर लोगों से मदद ली और वापस आकर उसने अपने भाई की जान बचा ली। घायल मछुआरे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया और कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालांकि वह थोड़ा लंगड़ा के चलता था। इस घटना के ठीक अगले दिन बाघ ने एक और व्यक्ति को मार डाला था और 4 दिन बाद उसने एक और व्यक्ति का शिकार किया। 1.5 महीने में बाघ ने तलपट्टी द्वीप पर 10 लोगों को मार डाला था और उन्हें खा लिया था। 100 से अधिक मछुआरे और बवालियों ने बूरी कॉलोनी वन विभाग के रेंजर से अपील की कि यदि बाघ को नहीं मारा गया तो कोई भी जंगल में जाकर काम नहीं करेगा। भले 5 शिकारी तलपति द्वीप पर मौजूद थे और बाघ की तलाश में थे, लेकिन बूरी कॉलोनी के रेंजर साहब ने मुझे विशेष आग्रह के साथ कार्यालय में बुलाया। उनके अनुरोध पर मैं वन विभाग के रेंज कार्यालय पहुंचा। जैसे ही मुझे आदमखोर की खबर मिली, मैं अपने घर से चल पड़ा। सबसे पहले मैं वन विभाग के अस्थायी कार्यालय गया, जहां मैंने स्थानीय लोगों के लिए भोजन और पानी जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं को जमा किया। रेंजर साहब ने मेरे लिए अपने कर्मचारियों को एक नाव, उनके कुछ आदमी और खाने का राशन आदि उपलब्ध कराने के लिए पहले ही पत्र लिख दिया था। सब कुछ पैक करने के बाद हम तलपति के लिए रवाना हुए। 2 दिन और 2 रातों तक नाव को तेजी से चलाने के बाद हम आखिरकार तलपति पहुंच गए। तलपति द्वीप, जो कभी लोगों से भरा हुआ करता था, अब वहां के निवासियों द्वारा छोड़ा जा रहा था। द्वीप पर आदमखोर की मौजूदगी के कारण अधिकांश लोग द्वीप छोड़ चुके थे। द्वीप पर केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे थे और उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि वे बहुत गरीब थे और उन्हें अपने परिवारों का पेट भरने के लिए अपनी आजीविका कमानी थी। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह इस आदमखोर को मारने में मेरी मदद करेंगे, ताकि ये लोग एक बार फिर से अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकें। मुझे पता था कि मुझे बाघ को मारने के लिए अपना पूरा प्रयास करना होगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आदमियों से कहा कि वे नाव को रायमंगल नदी और तलपति के बड़े खाल के चौराहे पर खड़ा करे। 3 डोंगियों में हम अगले 2 दिनों तक बाघ की तलाश करते रहे थे। वन विभाग के लोगों ने द्वीप पे बचे हुए लोगों को फिर से सचेत किया कि यदि उन्हें बाघ की कोई खबर मिले तो वे तुरंत नाव पर हमारे पास पहुंचे। लेकिन स्थानीय लोगों को सूचित करने के बाद भी 2 और हमले हुए। इन हमलों में मरने वालों में से एक बवाली था और दूसरा मवाल था। ये अच्छी तरह जानते हुए कि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, मैंने फिर भी दोनों जगहों का दौरा किया और खून के निशानों के आधार पर शहद इकट्ठा करने वाले और लक्कड़हारे की हड्डियों और खोपड़ियों को बरामद किया। उनके अवशेष बरामद करने के बाद हमने उन्हें द्वीप की रेत में दफना दिया। मैंने बाघ के पैरों के निशानों को मापा और पता चला कि ये एक बहुत बड़ा नर बाघ था, जिसकी लंबाई 10 से 11.5 फीट के बीच की थी। तलपत्ती आने के चौथे दिन मुझे बाघ के बारे में ताज़ा जानकारी मिली कि उसने एक और लक्कड़हारे को मार डाला था, लेकिन हमला मेरे पहुंचने से थोड़ा पहले हुआ था। मैंने वन विभाग के एक और व्यक्ति को अपने साथ ले लिया
और अपनी नाव में सवार हो गया। हमें दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए थे। शहद इकट्ठा करने वालों का एक झुंड जंगल में गया और उनमें से 5 शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे, जबकि उनमें से एक नाव पर ही रह गया था। समूह में एक व्यक्ति शहद से भरा कंटेनर लेकर नाव पर वापस गया था। उसने अपना कंटेनर एक मटके में डालकर खाली किया और वापस ही जा रहा था कि तभी अचानक पीछे से बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। हमले की जगह से करीब 200 गज की दूरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ के नीचे हमें उस शहद इकट्ठा करने वाले की हड्डियां मिली। बरामद हड्डियों को खाल के किनारे दफनाया गया और शाम को हम अपनी नाव पर वापस आ गए। 5वें दिन तलपटी खाल से करीब 5 मील नीचे हमें नरभक्षी बाघ के 3 दिन पुराने पैरों के निशान मिले। संभावित रूप से ये निशान उस दिन के ही हो सकते थे जब बाघ ने शहद इकट्ठा करने वाले को मारा था। बाघ के पैरों के निशान सूखी रेत पर साफ दिखाई दे रहे थे, जहां से बाघ जंगल के अंदर गया था। पैरों के निशानों को ध्यान से देखने पर हम देख सकते थे कि ये निशान उसी दिशा में जा रहे थे जहां कल हमने शहद इकट्ठा करने वाले की हड्डियां बरामद की थी। हमने वहां कुछ समय बिताया लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम नाव पर वापस लौट आए। 6ठे दिन हमें फिर से पुराने पैरों के निशानों के अलावा और कुछ नहीं मिला। 7वें दिन की सुबह जब मैंने नाव को रायमंगल नदी की ओर ले जाने का निर्णय लिया तो समुद्र में और भी गहराई में जाने पर मुझे चीतल की चेतावनी भरी अलार्म कॉल्स सुनाई दी। अलार्म कॉल्स की आवाज़ सुनकर मुझे पता चल गया था कि बाघ हमारे आसपास ही कहीं था। इसलिए हमने नाव को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि हम 200 गज की दूरी पर खाल में और चले गए और नाव की रखवाली के लिए 2 लोगों को हमने नाव में ही छोड़ दिया और फिर हम 3 लोग जंगल के अंदर चले गए। हम में से 2 के पास बंदूकें थीं और एक के पास राइफल। जंगल के अंदर लगभग 30 गज की दूरी पर हमने अलग अलग पेड़ों पर चढ़कर बाघ के आने का इंतजार करने का फैसला किया। पेड़ों पर चढ़ने के करीब 20 मिनट के बाद हमें फिर से हिरणों की अलार्म कॉल सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। 1.5 घंटे बाद हिरण ने फिर से एक खतरनाक अलार्म कॉल दी। हमसे करीब 300 गज की दूरी पर खाल के किनारे हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए 2 घंटे बाद हम पेड़ों से नीचे उतरे और उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां से हिरणों की अलार्म कॉल हमें सुनाई दे रही थी। 20 गज आगे जाने के बाद हमें नरभक्षी बाघ के बिल्कुल ताज़ा पैरों के निशान मिले। ये 1 घंटे से भी कम पुराने थे। वे खाल के किनारे थे और जिस दिशा में हिरण थे ये उसी दिशा में जा रहे थे। हम तुरंत अपनी बोट में चढ़ गए और आगे बढ़ने लगे। मैंने 2 नाविकों को नाव के दोनों छोर पर निगरानी रखने को कहा। हम खड़े हो गए और नाव से हमने जंगल के अंदर देखने की कोशिश की। जंगल के अंदर देखना मुश्किल था क्योंकि किनारा थोड़ा ऊंचा था। आगे बढ़ने पर हमें एहसास हुआ कि बाघ ने हमें नहीं देखा था और वह हिरणों के झुंड के पीछे चला गया था। इसलिए बहुत परेशानी के बाद हम बाघ के इलाके की पहचान कर पाए। आखिरकार अब जब हमें बाघ की लोकेशन के बारे में पता चल गया था तो हम 12 बजे तक अपनी नाव पर वापस आ गए थे। 1 घंटे के भीतर हमने 3 वन नाविकों के साथ खाना खत्म किया और वन विभाग के एक शिकारी के साथ मैंने भी अपनी बंदूक में 2 और कारतूस लोड कर लिए। नाविक यानी बोटमैन पीछे बैठे थे और चुपचाप नाव को बहुत तेजी से चला रहे थे और हम दोनों शिकारी बोट में छोई के सामने बैठे थे। रायमंगल नदी के किनारे किनारे हम लो टाइड की ओर आगे बढ़े। यहाँ नदी बिल्कुल सीधी थी और उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी और हम पश्चिमी तट के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। नाव ने अभी 1 मील की यात्रा ही की थी कि हम नाव के दोनों ओर घने जंगल से घिर गए थे और अचानक से फिर जंगल खुल गया और हम अपने सामने एक विशाल रेतीला द्वीप देख सकते थे। हम द्वीप तक लगभग आधा रास्ता पार कर चुके थे जब दक्षिणी छोर पर मुझे बाघ की पहली झलक दिखाई दी। ये द्वीप लगभग 600 गज लंबा था। वहां कहीं कहीं घास थी और कहीं कहीं पेड़ थे। बाकी जमीन बंजर थी। जंगल के ठीक अंत में घने और कुछ खुले क्षेत्र थे। जिस जगह हमने बाघ को देखा था वे लगभग 250 गज चौड़ी थी। जंगल के दक्षिणी सिरे पर बाघ खड़ा था और हमें पत्तियों के बीच से देख रहा था। कुछ देर तक वह बस हमें देखता ही रहा
फिर थोड़ी देर बाद वह जंगल की सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जहां नाव थी वहां से मैंने बोटमैन से नाव रोकने को कहा। मेरी बंदूक की दोनों बैरल लोडेड थी और मेरे साथी शिकारी ने भी अपनी राइफल को लोड कर लिया था। हम बाघ की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। वह एक बार भी नहीं रुका। वह नाव की तरफ देखता रहा और उसके समांतर चलता रहा। नाव के लेवल पर आते ही वह एक पेड़ के पास रुक गया और फिर अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर एक पेड़ को पकड़ते हुए उसने अपने शरीर की पूरी लंबाई हमें दिखाई और फिर उसने एक शाखा को पकड़कर उसे तोड़ दिया। जब वह जमीन पर उतरा तो उसने अपने शरीर को हिलाया। यहां से राइफल से गोली चलाना तो संभव था, लेकिन मैं अपने साथी शिकारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था और अपनी बंदूक से 250 गज की दूरी से बाघ को घायल करना तो मेरे लिए संभव था, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि मैं उसे मार पाता या नहीं। लेकिन हमें ऐसा अवसर शायद फिर कभी ना मिलता। अगर हम रेतीले द्वीप के किसी भी किनारे पर जाते तो भूखा आदमखोर निश्चित रूप से हमारे करीब आता और पहला मौका मिलते ही हम में से किसी पर हमला करने की कोशिश करता। इस बात का मुझे अच्छे से पता था। मैंने हमारे बोटमैन को जंगल के विपरीत दिशा की ओर नाव चलाने का निर्देश दिया, यानी जहां से हम आए थे वहां से उत्तरी दिशा की ओर। इस बीच मैं हमारी बोट की कैनोपी के सहारे झुक गया और अपनी बंदूक थामे मैं तैयार खड़ा था। बाघ भी हमसे दूर द्वीप के किनारे पर हमारे समांतर चलने लगा था, लेकिन अब वह चल नहीं रहा था। वह अपने पेट के बल रेंग रहा था। मैंने नाविकों से तेजी से नाव चलाने का आग्रह किया और जब नाव द्वीप के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर पहुंची तो मैंने उन्हें उसे किनारे के करीब लाने का निर्देश दिया। वहां द्वीप लगभग 60 गज चौड़ा था और जंगल आंशिक रूप से उसमें समाया हुआ था। नाविक नाव को किनारे के करीब ले आए और नदी की लहरों और तरंगों से उसे यथासंभव सुरक्षित रखा। नाव की छत के दोनों ओर हम दोनों शिकारी खड़े थे। मेरे पास 2 कारतूसों से भरी मेरी डबल बैरल वाली बेल्जियन शॉटगन थी। द्वीप के किनारे पर मैंने एक बार बाघ के पीले कोट की एक झलक देखी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वे फिर से घने जंगल में गायब हो गया था। मैं कुछ हद तक भ्रमित था, लेकिन एक नरभक्षी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता था। बाघ निश्चित रूप से हमला करने का प्रयास करता। एक समय पर बाघ अपने पेट के बल रेंगता हुआ अपने शरीर को जमीन पर इतना दबाता हुआ आया कि वह सामने से अदृश्य हो गया था और आसपास के वातावरण के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। वहां से वह घास में लगभग 8 गज आगे बढ़ा और जमीन पर स्थिर होकर लेट गया। मेरे और बाघ के बीच अब लगभग 50 गज की दूरी थी। चालाक आदमखोर बाघ ने अपनी आंखें मुझ पर टिकाई हुई थी। मैं जमीन पर पूरी तरह से सपाट पड़ा था। बाघ अब काफी हद तक मेरी रेंज में आ चुका था, लेकिन उसने पेड़ों और घास के बीच खुद को इतनी कुशलता से छिपा लिया था कि गोली आसानी से उसके शरीर से चूक सकती थी। चमकती आंखों और खुले दांतों से बाघ हमारा मजाक उड़ा रहा था, मानो जैसे वो हमें चिढ़ा रहा हो। तीनों नाविक अपनी जान के लिए डरे हुए थे और नाव को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि यह स्पष्ट था कि बाघ हमला करने वाला था। हाथ में राइफल लिए खड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शिकारी अनीसूर रहमान साहब भी कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। हालांकि बाघ को 50 गज की दूरी तय करने में बस कुछ सेकंड ही लगते, फिर भी मैंने नाविकों को नाव को किनारे पर स्थिर रखने का सख्त निर्देश दिया था। उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि नाव थोड़ी हिल रही थी। उस समय मेरे पास एकमात्र विकल्प किनारे पर जाकर गोली चलाना था, जो एक खतरनाक कदम साबित हो सकता था। लगभग 10 मिनट तक बाघ उसी स्थिति में रहा। वे ना तो आगे बढ़ा और ना ही पीछे को हटा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे गोली चलानी ही है तो मुझे जोखिम उठाना ही होगा। इसलिए मैंने नाविकों को निर्देश दिया कि जैसे ही मैं किनारे से गोली चलाऊं और नाव में वापस कूदूं, वे तुरंत नाव को दूर धकेल दें। जब वे तैयार हो गए तो मैंने अपनी बंदूक बाघ पर तान दी। मेरा एक पैर नाव पर और दूसरा जमीन पर रखते हुए मैंने बाघ की तरफ देखा।
बाघ बिना किसी गुर्राहट या आवाज के लगातार हमें चिढ़ा रहा था। जैसे ही मेरा पैर जमीन पर पड़ा, बाघ का चेहरा मुड़ गया और उसका सिर अब जमीन से लगभग 1.5 फीट ऊपर उठ गया था। मैंने ट्रिगर खींचा और उसी पल मैं नाव के तख्त पर पीछे की ओर गिर पड़ा। नाविकों ने एक ही धक्का देकर नाव को कम से कम 10 गज नदी में धकेल दिया था। मैंने अपनी बंदूक से सिर्फ एक गोली चलाई थी, जो बाघ के सिर पर निशाना साधते हुए चलाई गई थी। शिकारी अनीसूर रहमान और 3 नाविकों ने पुष्टि की कि गोली निशाने पर लगी थी और उन्होंने बाघ को पीछे की ओर गिरते हुए देखा था। हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि क्या हुआ था। मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि गोली चलने के बाद मुझे धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। मैं नाव में अब वापस बैठ गया था। नाविकों ने नाव चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं ये पुष्टि किए बिना नहीं जा सकता था कि बाघ को ठीक से गोली लगी थी या नहीं। इसलिए मैंने एक व्यक्ति को अपने साथ लिया और किनारे पर वापस गया और सावधानी से कदम दर कदम मैं जंगल में आगे बढ़ता गया। बाघ चला गया था, लेकिन जमीन और पेड़ के तने पर खून के छींटे थे और मुझे जमीन में धसी गोली का निशान मिला। बाघ घायल हो गया था, लेकिन वह अब जंगल में बहुत दूर चला गया था। उस समय उसका पीछा करना संभव नहीं था, क्योंकि जंगल में जाने के लिए पर्याप्त दिन का उजाला नहीं बचा था। अनिच्छा से हम रात होने से पहले नाव पर लौट आए थे। पूरी रात बिना सोए ही बीत गई। अगली सुबह हम सभी 500 नाव लेकर वापस द्वीप की ओर चले गए। एक नाविक नाव में पीछे रह गया था, जबकि हम चारों बाघ का पीछा करने निकल पड़े। जिस जगह पर मैंने गोली चलाई थी, उसके पास एक घना जंगल था। इसके आगे जंगल का एक हल्का फुल्का हिस्सा था। उस हल्के जंगल में लगभग 15 गज की दूरी पर हम एक और घने जंगल में घुस गए थे और वहां हमने बाघ के पीले रंग के कोट को देखा। जैसे ही हम उसके करीब गए, लगभग 10 गज की दूरी पर मैंने मक्खियों की बिन बनाहट सुनी, जो एक बाघ के मरने का पक्का संकेत दे रही थी। हालांकि ऐसी गंभीर स्थिति में मैं अति आत्मविश्वासी नहीं हो सकता था। बाघ का सिर हमारी ओर था, इसलिए मैंने उसके सिर पर निशाना साधा और गोली चला दी। बाघ फिर नहीं हिला। हम चारों ने एक साथ चिल्लाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम बाघ के शरीर को नाव के पास ले आए और वहां 20 या 30 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। हम में से 5 लोगों ने बाघ को उठाकर नापा। वह 10.5 फीट लंबा था। उसके दांत घिस गए थे और उसकी आधी मूछें झड़ गई थी। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, शायद पेड़ों, शाखाओं या कांटों पर कूदने की वजह से। कल की चलाई हुई पहली गोली बाघ के सिर के ठीक बीच में लगी थी और आज की गोली भी उसके सिर पर लगी थी, जिससे उसकी खोपड़ी और चेहरा चकनाचूर हो गया था। यह दृश्य बाघ के हमले के खौफ की याद दिलाता था। मेरे 4 दोस्त उस बेजान शरीर के ऊपर खड़े होकर सम्मान और प्रशंसा से मेरी ओर देख रहे थे। मैं उस वक्त महसूस कर रहा था कि अल्लाह ने निश्चित रूप से मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया था। कृतज्ञता की भावना के साथ मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया था, जैसे कि कोई प्रार्थना कर रहा हो। रायमंगल नदी में ज्वार बढ़ गया था और हवा के साथ छोटी लहरें ऊपर की ओर उठ रही थीं, जिससे हल्की छपाक की आवाज आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे विशाल सुंदरबन के अनगिनत मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले, लक्कड़हारे और केकड़ा पकड़ने वाले रायमंगल के दोनों किनारों पर खड़े हो गए थे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मानो तालियां बजा रहे हों। जवार की छोटी लहरें सुंदरबन के एक छोर से दूसरे छोर तक उन तालियों की गूंज को अपने साथ ले गईं। मेरे पीछे तलपति का द्वीप था, जो धन और सुंदरता से भरा था। यहां मेरा कर्तव्य अब पूरा हो गया था और अब मैं वापस लौट आया मेरी रोजमर्रा की सादगी के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह पचब्दी गाजी ने तलपति के आदमखोर का अंत किया। अब रात काफी हो गई है और मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, तो चलता हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वापस आने के लिए। तब तक के लिए आप
अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्रियजनों का भी। टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस।